हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट की यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी BPAS 186, इस बुक के अंदर टोटल 3 ब्लॉक्स हैं और 10 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट ब्लॉक, जिसकी दोनों यूनिट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस इस बुक की अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास बुक नहीं थी, इसलिए मैंने प्रिंट आउट से पढ़ाया था। बट अब जो टॉपिक्स रह गए हैं चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, उन्हें मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फर्स्ट ब्लॉग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, दोनों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप BPAS 186 में देख लीजिएगा, ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आज गाइज हम इसका थर्ड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। थर्ड ब्लॉक की यूनिट 7 मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए, यूनिट 7 का नाम है टाइम वेस्टर्स एंड टाइम सेवर्स। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप यूनिट 7 को ओपन कर लीजिए। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बहुत स्लो करवाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट से भी पढ़ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। चेक योर प्रोग्रेस 1 पे ये क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स। जो ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स है ना, वो क्या हैं, कौन कौन से हैं, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 85, 86 और 87 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 85 के ऊपर। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स। मतलब कि ऐसे टाइम वेस्टिंग के ऐसे तरीके जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब होता क्या है, हमारे दिन में ना 24 घंटे होते हैं और कई बार वो 24 आवर्स हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप जो मर्ज़ी करते हैं, लेकिन जो टाइम है ना, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट बिकॉज कि उस टाइम से हम अपना अच्छे से अच्छा आउटपुट अगर लेते हैं तो फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल देखने को अपनी मिलती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि कुछ ऐसे टाइम वेस्टर्स होते हैं ऑफिशियल लेवल पे। ऑफिशियल मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, किसी ऑफिस वर्क में करते हैं, कहीं पे आप वर्किंग है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टाइम वेस्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नो डेली प्लान। मतलब कोई भी आपने डेली बेसिस पे प्लान नहीं बनाया, आप बस गए, काम किया, आ गए, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है, कोई काम की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो काम आपको पहले करने चाहिए थे वो आपने करे नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो गया और एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नो डेली प्लान। सेकेंड है लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट गोल्स, नो रिटर्न गोल्स। आपके पास में कोई गोल्स नहीं है, कोई रिटर्न गोल्स नहीं है और एक क्लैरिटी नहीं है, बस आपको जो काम मिला आपने कर दिया। आपको ये नहीं पता कि आपको ये काम पहले करना चाहिए था या ये बाद में करना चाहिए था। नेक्स्ट, अनप्लैंड ऑपरेशन। कोई भी चीज़ आप अनप्लान तरीके से बस करे जा रहे हैं। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन मतलब कि जो बातचीत है ना वो अधूरी रह गई, आप अपना टारगेट अच्छे से समझ में नहीं आया आपको, या जो काम जैसे करना था वो आप समझ नहीं पाए, तो वो चीज़ आती है हमारी इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस और जॉब नॉलेज। नेक्स्ट वन इज रॉन्ग पर्सन्स ऑन जॉब, डिफेक्टिव प्लेसमेंट पॉलिसी। जो काम के लिए, जैसे हर किसी की एक काम में स्पेशलिटी होती है, आप उस इंसान को सही काम नहीं दे पाए, या जो आपने लोगों को हायर किया, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करा, वो सही तरीके से हायर नहीं कर पाए। अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया। कभी मानिए आपके पास 1 आवर का टाइम था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आप बहुत ही लेजी से हो गए, तो काम क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनस्केड्यूल्ड विजिटर्स, आपका काम है लेकिन बीच बीच में आपसे ऐसे लोग मिलने आ रहे हैं जिनका आप कोई स्केड्यूल नहीं करा, या अननेसेसरी आपका टाइम उनमें वेस्ट हो गया। ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद में आगे देखते हैं पेज नंबर 86 के ऊपर। देखिए, पूरी लिस्ट है, इतने सारे हैं, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। नेक्स्ट है नॉट सेइंग नो व्हेन इट इज़ ऑट टू बी सेड। मतलब आपका अपना काम था लेकिन उस टाइम पे आपके और बाकी टीम मेंबर्स आपके पास काम लेकर आ रहे थे, बट और आप बहुत ही दानवीर, आप वो काम करते चले गए, आपसे नो नहीं बोला गया। क्योंकि देखिए, राइट टाइम पे नो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप काम का बर्डन ले रहे हैं और दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो उस वजह से भी आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है।
इसके अलावा जो आपने डेटा है वो कंप्यूटर पे सेव करना भूल गए, या फिर जो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उनको आपने सही तरीके से नहीं रखा हो, ऑफिस आप लेट आ रहे हो, आपका बहुत बेकार एटीट्यूड हो अपनी जॉब के लिए, या फिर आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है और बस आप करे जा रहे हैं। विदाउट इंटरेस्ट जब आप कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे भी जो आपकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, आपका जो आउटपुट है उसमें लैकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लेनिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स द बॉस, पीयर ग्रुप एंड द सबऑर्डिनेट्स। आपका जो आपको बॉस पसंद नहीं आ रहा, उनका बात करने का तरीका, या वो आपको कोई काम दे दे तो आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, या जो आपके बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी के टीम मेंबर्स हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से सिर्फ आपका एक कंप्लेनिंग नेचर हो जाए तो भी एक दिक्कत आ जाती है। ये भी एक टाइम वेस्ट का बहुत अच्छा ज़रिया होता है। नेक्स्ट वन इज़ विजिटिंग पीपल इन ऑफिस और आउटसाइड विदाउट प्रॉपर अपॉइंटमेंट और एट अ रॉन्ग टाइम। मतलब कि आपके लिए जिस टाइम पे काम इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे आप लोगों से मिल रहे हैं, या बाहर से लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, विदाउट प्रॉपर अपॉइंटमेंट, मतलब आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप अपना जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है उसको आपने बहुत स्लो कर दिया हो, कोई आपके पास में रेगुलर या पीरियोडिकल अप्रेजल नहीं हो काम करने के लिए, मतलब छोटे छोटे गोल्स आपके पास में ना हो, बस आपको करते रहना है काम, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक आलस आ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम्स में टाइम है तो आप ना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, आपको लगता है अभी टाइम है तब भी पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम टाइम पे आप एक एक दिन में इतना इतना ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। तो सोचिए जितने एफर्ट्स हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले देते हैं उतना अगर हम पूरे ईयर दें तो हम काफ़ी अच्छा किसी भी चीज़ में स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा किसी फील्ड में भी कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि कोई रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी नहीं है और पीरियोडिकल अप्रेजल्स भी नहीं हैं। नेक्स्ट, ईगो क्लैशेस होने लग जाए। ये वाला पॉइंट आप इससे पीयर ग्रुप वाले जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाए, बहुत ही सिली मिस्टेक्स आप करने लग जाएं जो आपके काम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और कुछ ऐसे काम करें जिसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उन कामों को करने में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाएं। जो मेंटल नोट्स हैं उनको प्रोसीड करने में आप रिले कर पाएँ, या फिर जो आपके टेस्टफुल टास्क होते हैं उनको करने की बजाय जो आपके डिसटेस्टफुल टास्क है, मतलब जो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें आप घुस जाएँ। इसके अलावा कोई आपके पास फैक्ट्स है, टेलीफोन नंबर, रेफरेंस, डिक्शनरीज, ये सब एट हैंड नहीं हो, ऑन द हैंड आपको जब ज़रूरत है तब ना हो, इनको ढूंढने में आप अपना टाइम वेस्ट कर दें। इसके अलावा गैजेट्स की जो प्रॉब्लम है उस वजह से भी हो सकता है, टाइम सेविंग गैजेट्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, मानिए आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो एरर है, वो स्लो काम कर रहा है और आप स्टिल उसको यूज़ करे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पुअर राइटिंग स्किल्स हो गई, जो जॉब स्पेसिफिकेशन है या जो जॉब चार्ट है उसको लैकनेस है, उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो, एक्सेसिव पेपर वर्क हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनको आप किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको ही नहीं पता कि क्या करना है क्योंकि उसमें आपका हाथ नहीं है। जैसे मैन पावर शॉर्टेज, मान लीजिए एक टीम लीडर हैं आप और आपको ना 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आपकी टीम में दिए गए हैं सिर्फ 2 लोग, तो अब आपके हाथ में नहीं है कि आप 2 जने और कहाँ से लेके आएँ। तो यहाँ पर ये जो 2 से आप काम करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, लैकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गई, मैन पावर शॉर्टेज। नेक्स्ट है मशीनरी ब्रेकडाउन। आप काम कर रहे हैं, अननेसेसरी वो मशीन टूट जाए या अनकंडीशनली कुछ ऐसा हो जाए, लाइट चली जाए, मशीन काम नहीं कर पाए, उसमें कुछ एरर आ जाए, तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं थी और वो एक अनएक्सपेक्टेड काम था जो आपके अकॉर्डिंग हो गया। तो ये चीज़ें आती हैं मशीनरी ब्रेकडाउन में, जैसे कंप्यूटर का, प्रिंटर का, स्कैनर का कोई पार्ट का ब्रेकडाउन हो जाना, पावर फेलर हो जाए, लाइट चली जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर जो रिकॉर्डेड मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का हो, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रहा हो, या फिर फ्रिक्वेंट या लॉन्ग अनऑर्गेनाइज मीटिंग्स हो रही हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अनकंट्रोलेबल होती हैं। ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर क्राउडेड वर्क प्लेस हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे लोग हैं। उसके अलावा देखिए अनहेल्पफुल स्टाफ हो गया कि किसी को आपके काम में कोई हेल्प नहीं कर पाए जब आपको ज़रूरत हो, सब अपने अपने काम में लगे हुए हों, या फिर जो पंक्चुअलिटी हो, ऐसी चीज़ें। मतलब ये कुछ आपको ना बहुत ही बेसिक से पॉइंट दे रखे हैं, आप करना क्या, इनको रीड कर लीजिएगा और ज़्यादा भी नहीं ना तो 7 to 8 पॉइंट्स आप अपने आंसर के लिए दोनों के लिए लर्न कर लीजिएगा, जिसमें एक आपका अनकंट्रोलेबल आ गया और एक हो गया आपका कंट्रोलेबल।
मतलब कि ऐसे ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इनको आप एकदम से लर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपको 7 to 8 पॉइंट्स में ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में वेटेज ज़्यादा आती है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप अपने पॉइंट्स को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये चेक योर प्रोग्रेस का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स। सेकंड क्वेश्चन है इसमें चेक योर प्रोग्रेस 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम एंड कैन डिस्ट्रॉय करियर, हैप्पीनेस एंड इवन लाइफ्स। ये जो एक स्टेटमेंट है ना, आपको इसको एग्जामिन करना है, इसको इवैल्यूएट करना है कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, और आपको रेमेडीज बतानी है कि कैसे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 87 और 88 के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये हो गया पेज नंबर 87, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ से स्टार्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब पहली चीज़ तो आपके पास में क्या आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपसे शॉर्ट नोट में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका आपको मीनिंग पता होगा तो आप आंसर को अपने आप ही समझा के लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइम वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड द मोर पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज इज प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब कि सबसे कॉमन जो टाइम वेस्टर होता है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा जो जरिया होता है ना, वो ये होता है कि हम अपने काम को क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। कोई भी काम जो अभी आप कर सकते थे लेकिन आप में आलस आ गया, आपका मन नहीं किया, या आप किसी और अननेसेसरी काम में लग गए, तो आपने क्या कर दिया, उस काम को पोस्टपोन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ पढ़नी है या कोई काम करना है जो आप अभी कर सकते थे, लेकिन आपने देखा आप मूवी देखने का मन किया, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं, तो इस वजह से आप उस काम को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो काम डिले होता है ना वो कभी होता ही नहीं है। तो ये चीज़ आती है आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो काम है, पोस्टपोनिंग एनी एक्शन दैट शुड बी डन नाउ और सून, जो काम आप अभी कर सकते थे और करना चाहिए था, उसको आपने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए ना अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 स्कॉलर्स के नाम है, आंसर में लिख देना। आपके एग्जामिनर सच में इंप्रेस हो जाएंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे अगर आप स्कॉलर्स के, थिंकर्स के नाम अपने आंसर में ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि एग्जामिनर को भी पता चलता है कि बच्चा पढ़कर आया है, उसने कहानियाँ नहीं छापी हैं। तो देखिए, स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि डूइंग लो प्रायोरिटी टास्क रादर देन हायर प्रायोरिटी वंस। जैसे कि मान लीजिए आपको एक दिन में 10 काम करने हैं, और वो 10 काम में से ना जो 3 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने क्या किया, आप ना वो 10 के 10 करते चले गए, लेकिन आपने ये नहीं से देखा कि पहले जो 3 ज़रूरी है ना पहले उनको करिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप कहीं बिजी हो जाएं, कोई अनएक्सपेक्टेड आपको काम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए। तो अगर आप वो 3 काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो आपने पहले कर लिए होते, तो बाकी के 7 आपके डिले भी हो जाते, तो आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। सॉरी। तो टाइम वेस्टिंग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे लो प्रायोरिटी टास्क होते हैं, मतलब जिस काम की कम इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम पहले कर देते हैं, और जो इस वजह से जो हाई प्रायोरिटी वंस होते हैं वो रह जाते हैं। इसके अलावा जो टाइम को आप पोस्टपोन कर देते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाहिए आपको, या फिर अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहिए, उसको आप अपनी गेम्स में, शॉर्ट्स में, कहीं ना कहीं आप क्या करें, उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की जगह आप अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, कि एक कोई कस्टमर आया, आप किसी शॉप पे काम करते हैं, वहाँ पे एक कस्टमर आया, वो आपका दोस्त निकला, उससे आपने 4 घंटे बात कर ली, इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो गया। वो आपसे अपने काम के लिए आया, आपको भी उस टाइम पे अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो आपका डेस्क है उसको क्लीन रखना, कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए ऑन द स्पॉट आपको टाइम पे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपके पास ना सब्जेक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको इतने से इतने बजे तक ये चीज़ पढ़नी है। जब आप ऐसे टाइम टेबल लगा के पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और आपको पता होता है आपने इतने आवर्स इस सब्जेक्ट को दिए हैं। नेक्स्ट, ये तो देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनेशन हो गई, होता क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आता है
अब मीनिंग के बाद में जो हमारी स्टेटमेंट है ना उसको पढ़ते हैं। ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखी थी। अब देखिए इसमें कुछ कॉजेज़ हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ कॉजेज़ हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल लेज़ीनेस। नेचुरल लेज़ीनेस ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आलस जब हमारे अंदर आता है ना तो हम कोई भी चीज़ें हैं, लाइफ है, उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं और हम टाइम को वेस्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंस और इनएक्सपीरियंस। आपके पास में कोई भी कॉम्पिटेंस नहीं है, मतलब आपको एक गोल दे दिया जाए, बस आपको अचीव करना है, बट आपके पास कोई टाइम सेट नहीं है, कोई टारगेट सेट नहीं है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आलस आने लग जाता है कि हम सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ऐसे करके जो हमारा टाइम है ना वो रैंडमली क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता चला जाता है। और या फिर आप कोई काम आपको करना है, उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप उन चीज़ों की जो सीरियसनेस है ना उसको समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा अनप्लीजेंट टास्क। अब ऐसा कुछ टास्क आपको दे दिया जाए, ऐसा काम आपको दे दिया जाए जो आपको करना पसंद नहीं है, तो भी आप उसको करना पसंद नहीं करेंगे, जब क्योंकि वो काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो काम डिले होता चला जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ विल पावर। विल पावर मतलब आप करना ही नहीं चाहते, लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट आपका होगा ही होगा। और एक टाइम के बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लेना चाहिए था, तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इसके अलावा फियर ऑफ द अननोन हो गया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर, कि आपको लगे कि आप फेल हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत कम हो जाए, आपको हमेशा सक्सेस की हैबिट हो और वो एक टाइम पे ना मिले, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा उसमें लैकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कुछ बैड हैबिट्स होती हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचा सकती हैं, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की। जैसे ड्रिंक होता है या कुछ ऐसी तरीके की आप में कोई बैड हैबिट आ जाए। वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप सोचते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको एक बुक पढ़नी है और उसमें आपको एक चैप्टर ही समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक बार पहले ना और बाकी के क्लियर हो जाएं, या फिर ऐसे जब आपको कुछ पढ़ना होता है या कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है तो आप सोचते हैं कि पहले सारा हो जाए और फिर सिलेबस कंप्लीट और फिर उसके बाद में हम पढ़ने लग जाएं। तो ऐसा नहीं होता, हम साइड बाय साइड उसको थोड़ा थोड़ा करके भी अगर करते हैं तो हम उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। एक्सक्यूजेस बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यंगस्टर्स में, तो स्पेशली ये चीज़ चलती है एक्सक्यूजेस। तो कोई भी चीज़ होती है आप उसका बहाना बना दे, चाहे वो आपके पास शॉर्टेज हो सकती है, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मैन पावर की या पर्सनल कॉम्पिटेंस की, तो उस चीज़ का हम एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह बन जाती हैं। किसी भी टास्क को, किसी भी काम को डिले करने की कुछ वजह ये सब भी आती हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये जो आपको काम डिले करने की हैबिट है इससे आप कैसे लड़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हैव क्लियर गोल्स, राइट देम डाउन, सेट डेडलाइंस। मतलब गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, उनको आप लिख के रखिए, डेडलाइन सेट करिए, जिससे कि आपको एक काम अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको उसके लिए आवर्स दीजिए, जैसे 3 to 4 आवर्स में आपको एक चैप्टर खत्म करना है या कोई भी काम आपको करना है, तो टास्क बनाइए छोटे छोटे। एवरी डे का जो है ना वो एडवांस में प्लान करिए। मान लीजिए आपको सुबह उठकर पढ़ने की हैबिट है, तो रात को ही डिसाइड करके सोइए कि आपको सुबह उठ के क्या चीज़ पढ़नी है। तो ये चीज़ आपका एवरी डे का प्लान जो है ना एडवांस में बनना बहुत ज़रूरी होता है। जो मोर इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको पहले करिए, और जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको आप बाद में कर सकते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ। जब हम जूनियर क्लासेस में होते हैं ना, लाइक 9th-10th में आप पढ़ते हैं, जब आपके बोर्ड्स का टाइम होता है, तो क्या होता है कुछ चैप्टर्स ना ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ईजी लगते हैं और मन करता है बस उनको पढ़ते जाएँ। अब जब हमारे अंदर का इंसान जागता है ना कि अब हमें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर ना एक बार दिमाग में ये थॉट पक्का आता है कि अब तो पूरी बुक को पढ़ना है। मानिए आपके एग्जाम से पहले 1 महीना है, चैप्टर 8 है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनेगा ना कि 8 चैप्टर्स है ना, उस 1 महीने में आपके 10 बार रिवीजन भी आप उसमें डाल देंगे। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा उससे करते हैं, चल आज 1 चैप्टर, फिर कल 2, दूसरा, फिर 3rd, फिर 4th, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा ना ईजी चैप्टर से करते हैं, यही हमारी दिक्कत हो जाती है। वो जो ईजी चैप्टर है ना वो आपको ऑलरेडी आ रहा होता है, उसमें से 70-80% आपको आता है। बार बार जब भी आप बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे ना तो हमेशा आपका नंबर 1 ही पहले आता है। तो हमेशा हम इजी को बार बार रिवीजन देते रहते हैं और डिफिकल्ट तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो इसमें यही आपको पॉइंट बता रखा है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट और जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उनको हमें टैकल करना आना चाहिए, किसको पहले देना है, किसको बाद में काम करना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट, हमें ना जो प्रायोरिटी होती है ना चीज़ों की, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। जो की रिजल्ट एरियाज होते हैं उन पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, पहले प्रिपेयर करके फिर हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। स्टेप, एक सिंगल स्टेप, एक टाइम पर एक ही स्टेप लेना चाहिए। कोई चीज़ डिफिकल्ट भी लगे तो स्टेप बाय स्टेप हमें उसको स्टार्ट करना चाहिए। सिंपल जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तभी वो हो पाती हैं। जब हम सारा कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करिए कि आपको उस टारगेट को अचीव करना है। अगर आप दिन में कहते ना कि आपको 4 आवर्स आज के पढ़ने हैं, डेली बेसिस का बनाइए। देखिए, अगर आप रेगुलर नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो अपने ऊपर प्रेशर अपना डेली बेसिस पे कर सकते हैं। या फिर जो टाइम आपके पास में बचा है, जैसे मानिए सुबह 9 बजे उठे हैं, तो उससे पहले का टाइम गया ना, तो वो आपके हाथ में नहीं था। लेकिन 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का टाइम आपके हाथ में है, तो जो चीज़ हो गया उसको आप उसमें टाइम वेस्ट ना करके आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको 9 से 12 बजे तक 3 आवर्स में या 2 आवर्स में या 5 आवर्स में आपको ये चीज़ करनी करनी है। तो उससे क्या होगा, आप अपने ऊपर जब प्रेशराइज करते हैं ना, अपने आप को प्रेशर करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, कि आपको अपने आप को पुश खुद करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं आता। और बाहर की जो मोटिवेशन होती है ना, 4 मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के, वो सिर्फ कुछ टाइम तक टेम्परेरी रहती है। तो अपने अंदर जो है ना, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए कि कोई काम आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो टाइम वेस्टिंग की जो हैबिट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, और क्या पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप अपने टास्क को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे स्केड्यूल सेट करें, कि आप अपने 1 महीने का टाइम टेबल सेट कर लें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप डेली बेसिस पे बनाइए, वीकली बेसिस पे बनाइए, 2-2, 3-3 दिन का बनाइए। और लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे पुश करना है। आपकी जो पर्सनल पावर्स हैं, जैसे आप हेल्दी हैं, एनर्जेटिक रहें, इस चीज़ को आपको मैक्सिमाइज करना है। अपने आप को मोटिवेट करते रहना है टाइम टू टाइम। इसके अलावा टाइम प्लानर और जो आप जो टाइम टेबल सेट करते हैं, टू डू लिस्ट, ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करिए। तो ये कुछ आपके रेमेडीज से, कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसकी हेल्प से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप कर सकते हैं या इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो गाइस, ये हो गई आपका चेक योर प्रोग्रेस 1, जिसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके बाद में हम करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 2। देखिए, ये रहा आपका चेक योर प्रोग्रेस 2। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।